नमस्ते प्यारे छात्रों। प्रतिभा परिष्कार ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम आज पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण से संबंधित प्रश्न। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। हम हमारी जो चैनल पे वीडियो है एक और दो मेवाड़ का इतिहास, एक और दो में बातें आ चुकी है। दूसरे वीडियो दूसरी जो क्लास थी उसके एंड में हम अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण पढ़ रहे थे। उसके बारे में क्या प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण स्थान है ये जहां से बार बार परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। कुछ जगह ऐसी है जहां से बार बार प्रश्न आते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ आक्रमण की। तो इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, अभी परीक्षा में कैसे प्रश्न आए हैं इस जगह से, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न बनता है, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो रतन सिंह। तो ये हो गया शासक। आक्रांता कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करते हैं, ये रतन सिंह। प्रश्न ऐसे बनता है कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो गया रावल शाखा का अंतिम शासक। मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो कौन हो गया? रतन सिंह। अब पद्मिनी, पद्मिनी मेवाड़ की किस शासक की रानी थी? तो इनकी जो रानी थी पद्मिनी, पद्मिनी इनकी रानी। ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी की उस समय की आक्रमण के बारे में। अब पद्मिनी है, इसके बारे में प्रश्न कैसे बनते हैं? तो पद्मिनी के पिता कौन थे? गंधर्व सेन। परीक्षा में पूछा हुआ है गंधर्व सेन के बारे में, ये इसके बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, या गंधर्व सेन। अब ये कौन हो गए? पिता। और माता का नाम क्या? माता का नाम क्या? चंपावती। चंपावती। रतन सिंह की खूबसूरत रानी जिसके किस्से हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके, वो कौन थी? पद्म। अब ये चित्तौड़ जब आक्रमण हुआ, इस चित्तौड़ आक्रमण में ये पद्मिनी है, पद्मिनी, इसके सौंदर्य का वर्णन, रतन सिंह से इसके सौंदर्य का वर्णन किसने किया? हीरामन तोता। हीरामन तोता। और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन किसने किया, जिसके कारण उसमें पद्मिनी को पाने की लालसा जागी? ये अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन किसने किया? पंडित राघव चेतन। राघव चेतन। ये हो गई बात। अब परीक्षा में प्रश्न आते हैं, वही चर्चा करेंगे। किससे पूरे हम चर्चा कर चुके, पूरा किस्सा उसके अंदर संक्षिप्त में। अब पद्मिनी के रिश्तेदार, रिश्तेदार कौन? गोरा और बादल। गोरा बादल। प्रश्न कैसे बनता है? पद्मिनी के रिश्तेदार जो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, सेनापति किसके? रतन सिंह के। तो कौन थे ये? अब इनका पद्मिनी से रिश्ता क्या था? तो चाचा और भाई। ये क्या थे? पद्मिनी के चाचा और भाई थे। अब बात करते हैं कि
यहां अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण किया, तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था? कौन इतिहासकार था? फारसी इतिहासकार था। तो अमीर खुसरो। लगभग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में ये सदैव साथ रहा अमीर खुसरो। राजस्थान के अंदर जो आक्रमण हुए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ये किस रूप में प्रसिद्ध है? ये तूतीय हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो। और ये क्या? वैतनिक इतिहासकार। अलाउद्दीन खिलजी का वैतनिक इतिहासकार था और उसने उस समय की आंखों देखी घटनाओं का वर्णन जिस ग्रंथ में किया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन किया गया है, उसको जो एक नहीं फुतवाते आलमगिरी के नाम से, तारीख अलाई दूसरे नाम से भी जानते हैं, खजाइनुल फतेह, सॉरी उसे बोलते क्या? खजाइनुल फतेह। खजाइनुल फतेह। खजाइनुल फतेह में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन मिलता है इसके अंदर। और अमीर खुसरो ये सल्तनत कालीन प्रसिद्ध विद्वान था। इसे सितार का आविष्कार भी कहते हैं, सितार का आविष्कारक। बहुत सी बातें हैं अभी अलाउद्दीन इसके अमीर खुसरो के बारे में। राजस्थान के संदर्भ में ये इसके बारे में पूछा हुआ है, खजाइनुल फतेह। एक तो ये पूछा हुआ है, एक ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण उसके साथ कौन था? अमीर खुसरो। ये सूफी संत भी था, ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था अमीर खुसरो। और इन्होंने अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ नरसिंह, जिसका अर्थ होता है नौ आकाश, उस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने कहा है कि भारत मेरी जन्मभूमि है और मैं इससे प्रेम करता हूं। और प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो। अभी अमीर खुसरो के बारे में बहुत सी बातें हो जाएगी, तो ये जो पूछने की जगह मैं निशान लगाते चल रहा हूं, ये गोरा बादल क्या, ये भी पूछा हुआ है। और आपको जहां से प्रश्न पूछे, ये गंधर्व सेन, ये भी पूछे हुए हैं। तो प्रश्न पूछे कहां से जाते हैं, उन बिंदुओं को आप देखते हुए चलिए, आपको लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं आगे अभी प्रश्न कैसे कैसे आए उनकी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद में एक प्रश्न आता है कि चित्तौड़गढ़ के घेरा, दुर्ग के चारों ओर जो घेरा है, चित्तौड़ आक्रमण के समय कितने समय तक घेरा डाला गया चित्तौड़ दुर्ग के अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के द्वारा? तो घेरा कितने माह? 8 माह। कुछ मान्यताओं में ये 8 वर्ष पे जो व्यवहारिक नजर नहीं आता। ये भी पूछा हुआ परीक्षाओं में, आप देखते हुए चलिए परीक्षाओं में प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। केवल पढ़ने से ही नहीं, पढ़ते समय आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से नहीं, ये जो आप पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से आपको इसमें सारी चीजें सामने आ रही है, जहां से जितने प्रश्न, इसी को यदि आप ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे तो बहुत बड़ी एक पेज बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। और मैं आपको हाईलाइट करते हुए परीक्षा में प्रश्न आए उनको देख लेना, उनमें ये आपको मिलेगा। आने वाली परीक्षाओं में मैट्रिक्स को देखेंगे, आने वाली परीक्षाओं में आपको वीडियो पढ़ा रहेगा, उसमें खोल करके प्रश्न को उत्तर देख लेना, क्योंकि एक लॉन्ग एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद इस दुर्ग का भार किसे सौंपा? दुर्ग रक्षक या किलेदार किसे नियुक्त किया? और चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा? तो चित्तौड़ विजय के बाद पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का क्या नाम रखा? खिजराबाद। ये भी परीक्षाओं में पूछा हुआ है, ये भी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। आप देखिए कितने प्रश्न का वर्णन इसके अंदर से, यही है
पढ़ने का सही तरीका। तो हम आगे जो एक नहीं अलाउद्दीन खिलजी की इन्हीं बातों को आगे प्रश्न को जो एक नहीं आगे चर्चा करते हैं। और 8वां घेरा प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग के कितने लंबे समय तक घेरा डाला। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि खिजर खां के बाद किसे दुर्ग अधिकारी या किलेदार बनाया। तो मालदेव ये कान्नाड देव की परिवार का जीवित बचा एकमात्र सदस्य था मालदेव सोनगरा। इसे खिजर खां के बाद चित्तौड़ दुर्ग का किलेदार बनाया। और इसके बाद में आगे अमीर आएंगे। अमीर मान सिंह मालदेव सोनगरा जो है ये इनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। मूछाड़ा मालदेव ये भी कहते हैं इनको। और इनके पुत्र थे कहीं जैसा और कहीं जयसिंह और कहीं बनवीर, ऐसे नाम मिलते हैं। बनवीर को हराकर चित्तौड़ दुर्ग छीना था और पुनः चित्तौड़ दुर्ग पे गुलों की एक नई शाखा ने राज्य आरंभ किया था अमीर के नेतृत्व में। इस तरीके से आगे की कथा हमने आगे के इतिहास पहले चर्चा कर लिया। तो ये मालदेव सोनगरा की बात हो गई। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि और क्या प्रश्न बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण के बारे में। तो और क्या प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न बनते हैं जौहर। जौहर क्या होता है? एक होता है साका। जब शत्रुओं से संघर्ष होता है और जब पराजय के समाचार मिलने लगते हैं तो राजपूतानियां अपनी मान मर्यादा के लिए, अपनी रक्षा के लिए कि हम दुश्मनों के हाथ नहीं पड़े, इसके लिए वो अग्नि के अंदर अपने को समर्पित करती है। उसे क्या कहा जाता है? जौहर। इसी के पहले, जौहर के पहले एक घटना और होती है। जौहर के पहले घटना होती है केसरिया। केसरिया 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 राजपूत अंतिम लड़ाई लड़ते हैं केसरिया वस्त्र पहन करके और शत्रु सेना से मुकाबला करते हैं, डू ढाई करो या मरो। जब उनकी पराजय के समाचार मिलने लगते हैं तो राजपूतानिया अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती थी। वो क्या कराता था? जौहर। ये दोनों घटनाएं होने के बाद में उसे संपूर्ण दोनों हो जाते थे, उसे क्या कहा जाता? साका। अब बात करते हैं जौहर। प्रश्न आने की जगह है राजस्थान में पहला जौहर किस दुर्ग में हुआ? तो इसके लिए उत्तर क्या होगा? रणथंभौर दुर्ग। किसके नेतृत्व में हुआ? हम की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में। राजस्थान में पहला जल जोहर कहां हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। मगर चित्तौड़ दुर्ग का पहला जौहर, ये चित्तौड़ दुर्ग का पहला जौहर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। इतिहास का सबसे बड़ा जौहर, इतिहास का सबसे बड़ा जौहर पद्मिनी के नेतृत्व में कहां? चित्तौड़ दुर्ग में। जौहर कुंड के लिए जाना जाता है कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग। 1600 राजपूतानियों ने
कहीं 16,000 का फिगर मिलेगा। अपने आप को पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर कुंड में क्या अग्नि को समर्पित कर दिया था। तो इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध जौहर है पद्मिनी का जौहर। पद्मिनी को किसके आक्रमण के कारण जौहर करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। अब बात करते हैं कि राजपूताना की रियासतें रणथंभौर, आपका जालौर, आपका मेवाड़, ये ताकतवर बनती जा रही थी और अलाउद्दीन खिलजी के मन में बैठ गया कि इन्हें मुझे अपने अधीन करना है तो करना है। जिद की और उसे प्रैक्टिकल किया, वास्तविक रूप में परिणति की, अपने प्रण को पूरा किया। तो जो आप सोच लेते हैं, जिद कर लेते हैं, वो काम आराम से कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा और कर्म किया, जिद की और इन सब तत्कालीन समय की मजबूत रियासतों को अपने अधीन कर लिया। ये सीखने की बात अलाउद्दीन के खिलजी के कैरेक्टर से, कि जिद कर ली कि मुझे इन्हें अधीन करना है, कर लिया। अब एक प्रश्न बनता है, राजपूताना को तलवार के बल पे अधीन करने वाला, राजपूताना को तलवार के बल पे अधीन करने वाला दिल्ली का एकमात्र सुल्तान कौन था? वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले राजपूताना को तलवार के बल पे अधीन करने का श्रेय किसे? अलाउद्दीन खिलजी को है। तो अलाउद्दीन खिलजी विस्तारवादी था। अब चित्तौड़ दुर्ग अपनी अजीता के लिए, अभेद्यता के लिए प्रसिद्ध था। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में जब अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये वाक्य आया कि इसे कोई नहीं जीत सकता, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रण किया, जिसे कोई नहीं जीत सकता उसे अलाउद्दीन खिलजी जीतेगा। तो ये है, यही चैलेंज स्वीकार करना, ये चुनौती स्वीकार करना ही आदमी को आगे बढ़ाता है। आप भी चुनौती स्वीकार कीजिए। कोई आपको कह दे कि ये नहीं कर सकते, तो आप चुनौती स्वीकार कीजिए कि मैं तो अब इसे करके बताऊंगा। तो ऐसे ही इस अभेद्यता ने आकर्षित कर दिया इसे भेदने के लिए, किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। तो इतिहास में अभेद्यता के लिए प्रसिद्ध रहा है चित्तौड़गढ़। पहली बार चित्तौड़ दुर्ग को अधीन किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये बातें हो गई। अब एक चीज है कि पद्मिनी के जौहर को, ये जो पद्मिनी है, पद्मिनी का जौहर, पद्मिनी की कथा को, पद्मिनी की कथा को, पद्मिनी के वाक्य को, पद्मिनी की स्टोरी को एकमात्र इतिहासकार जो ऐतिहासिक मानता है, राजस्थान के इतिहासकारों में एकमात्र इतिहासकार जो इसे ऐतिहासिक मानता है, इतिहासकारों में, प्रमुख इतिहासकारों में, वो कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक मानने वाले एकमात्र इतिहासकार माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पद्मिनी की प्रश्न आ जाए, पद्मिनी कथा को ऐतिहासिक मानने वाले एकमात्र इतिहासकार कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का कारण क्या था। तो चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी होना, अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता, तो उसकी महत्वाकांक्षाओं ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उसे प्रेरित किया, मजबूर किया। और क्या था?
चित्तौड़ उस समय महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरी था, इसलिए इस पे अधिकार करना आवश्यक समझा। इसके अलावा मालवा गुजरात मार्ग, इधर से मालवा और गुजरात का मार्ग मिलता था। इसके अलावा और क्या बातें हैं? कुछ इतिहासकार मानते हैं जिसमें मुख्य रूप से आपको मलिक मोहम्मद जासी, पद्मावत, पद्मिनी का आकर्षण, पद्मिनी का आकर्षण ये मिलता है कहाँ? पद्मावत में, पद्मावत। और इसके राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अवधी भाषा में लिखा गया 1540 में शेरशाह सूरी के समय। और सबसे पहले पद्मिनी की कथा किसमें मिलती है? पद्मावत ग्रंथ में मिलती है, जिसके राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। परीक्षाओं में पूछने लायक बिंदु है, ये परीक्षाओं में पूछने लायक बिंदु है। ये जो लिखा रहा हूं, बता रहा हूं, उसके पीछे कारण क्या है कि वर्तमान परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र बन रहा है, उस प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछने के तरीके बदलते जा रहे हैं। प्रश्न ये कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? 4 कारणों में एक कारण गलत दिया जा सकता है। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से चित्तौड़गढ़ एक महत्वपूर्ण लोकेशन पे था, जहां से जो गुजरात मालवा का मार्ग भी निकलता था और महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरी भी था। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? अपनी अभेद्यता के लिए, किसको कोई नहीं जीत सकता। इस आकर्षण ने भी आक्रमण के लिए किसको प्रेरित किया? अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद में मेवाड़ जो नहीं, मेवाड़ का गुजरात में बढ़ता प्रभाव, मेवाड़ का गुजरात में बढ़ता प्रभाव, ये भी उसकी राजनीतिक मजबूरी थी, चित्तौड़ को, मेवाड़ को अपने अधीन करना। तो ये प्रमुख कारण है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न कैसे आए हुए हैं। कुछ प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न परीक्षाओं में कैसे आए हुए हैं। तो प्रश्न कैसे आया हुआ है? चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, ऐसे प्रश्न आया हुआ है। कौन से वंश से संबंधित था? तो ये कौन से वंश से संबंधित था? भुइल वंश। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह संबंधित था किस वंश से? गुहिल वंश से, गुहिल वंश से संबंधित था। और ये प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड 2010-11 में पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट वो बाद में चालू करेंगे, अभी हम बेस बना रहे हैं। बेस बनाने के बाद में यही चीजें आपको नई फॉर्मेट में नई तरीके से क्वेश्चन बनी हुई होगी, जो आज के परीक्षा प्रणाली से संबंधित है, उस पर आधारित है। और आपको लगेगा, हो सकता है कि आपको हूबहू भी प्रश्न मिल जाएं, क्योंकि मेहनत होगी तो रंग लाएगी। तो आपको मेहनत के साथ में ऐसे प्रश्न बना करके आपसे करवाए जाएंगे बोर्ड के ऊपर, जिनसे आपको हो सकता है हूबहू आपको प्रश्न मिल जाए। तो थोड़ा वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको शानदार क्वालिटी आपको स्टडी मटेरियल इसके ऊपर उपलब्ध होगा। तो चलिए अगला प्रश्न, ये पद्मिनी किसकी पुत्री थी? पद्मिनी जो अग्नि, ये किसकी पुत्री थी? पद्मिनी किसकी पुत्री थी? तो ये गंधर्व सेन। ये परीक्षा में पूछे प्रश्न है, मैंने शॉर्ट में। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? सिंहल द्वीप के शासक गंधर्व सेन की पुत्री थी।
ये पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। किसमें? पटवार 2011 में। अब रतन सिंह की रानी का गोरा व बादल से क्रमशः रिश्ता था। पद्मिनी और गोरा बादल, इनके बीच क्या रिश्ता था? तो क्या हो गया? चाचा और भाई पूछा हुआ है। ये आरएस में पूछा हुआ है कभी, ये प्रश्न आरएस भर्ती में पूछा हुआ है। चलिए अब आगे अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण से संबंधित घटनाएं, व्यक्ति, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए मैं रुक करके आपको इसके बारे में कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये टॉपिक पढ़ा चुका, मगर ये सबसे महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए, पढ़ते समय ध्यान में रखिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको जरा ढंग से पढ़ के जाना है। अब बात कर लेते हैं, किसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसके लिए पद्मिनी को जोहर करके अपने सत्यत्व की रक्षा करनी पड़ी। यानी कि पद्मिनी को जोहर करके अपने सत्यत्व की रक्षा करनी पड़ी। किसके आक्रमण के समय? अलाउद्दीन खिलजी के 1303 के चित्तौड़ आक्रमण के समय। ये प्रश्न जो एक नहीं, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर और थर्ड ग्रेड परीक्षाओं में पूछा हुआ है। वन रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड ये एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ से कितने प्रश्न आते हैं? अभी पूरे प्रश्न कलेक्ट है नहीं है इसमें कलेक्शन, आपको लगेगा कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी। निम्न में से पद्मिनी, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? हम थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, आपको मिल जाएगा हमने क्या चर्चा की, वो सारे प्रश्नों में आगे इस तरीके से आते हैं। तो किसकी पत्नी थी, किसकी रानी थी? रतन सिंह की। ये वन रक्षक और थर्ड ग्रेड एग्जाम इनके अंदर आया हुआ है। इसके बाद में चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था? ये प्रश्न जो है थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। चित्तौड़ आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन कवि था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। हम इसकी चर्चा पीछे कर चुके वीडियो के अंदर, आप थोड़ा बैक करके देखिए, ये सब चीजें में चर्चा कर चुका। अगला प्रश्न आता है इसमें, 1303 में चित्तौड़ युद्ध के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी 1303 की चित्तौड़ विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा? खिजराबाद। अपने पुत्र खिजर खां के नाम पे खिजराबाद रखा और चित्तौड़ दुर्ग का दुर्गाधिकारी नियुक्त किया। किसको? पुत्र खिजर खां को। ये पीटीआई 2018 और सेकंड ग्रेड 2010-11 में इसको पूछा हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं हम, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो 1303, 8 वर्ष नहीं, 8 माह। ये पूछा हुआ है किसमें? राजस्थान पुलिस 2018 में। अब आप देख लीजिए क्यों मैंने इस टॉपिक को, इसे रतन सिंह से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी की आक्रमण को दोबारा से, पिछले वीडियो को देखना, इसमें देखना, पूर्ति हो जाती है पिछले में, मगर मैंने इसको दोबारा से सिस्टेमेटिक क्वेश्चंस करवाए, तो आप समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण जगह जहां से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर प्रश्न आया है, निम्न में से कौन सा स्थल जोहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़। ये जो एक हाथकरघा निरीक्षक का एग्जाम हुई थी 2018 के अंदर, उसमें पूछा हुआ है। इसके अलावा एक प्रश्न और है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? हम पढ़ चुके, बैक करके देखना एक बार पूरे वीडियो को, कि खजाइन उल फुतुह, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन मिलता, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का उल्लेख मिलता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, आपका चित्तौड़ दुर्ग, पद्मिनी का जोहर,
रतन सिंह, पद्मनी, ये ऐसे जगह जहां से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद कड़ी में आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जगह थी, हम रुक गए। अब हम कहीं दौड़ भी लगाएंगे और कहीं रुकेंगे भी। तो रुकने का मतलब है कि प्रश्न वहां से ज्यादा आते हैं, दौड़ने का मतलब है कि यहां से प्रश्न ज्यादा नहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आगे। हमीर, मुख्य बातें चर्चा करेंगे, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। हमीर, हमीर की बात करते हैं। देखिए हमीर दो, इतिहास में ये दो हमीर बहुत प्रसिद्ध हैं। एक रणथंभौर की चौहान शाखा का मान शासक हमीर, जिसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और एक हमीर, वो हमीर देव चौहान है, और ये राणा हमीर है। मेवाड़ के शासकों ने राणा की उपाधि राणा हमीर के समय से ही हमीर ने ही आरंभ की थी। सबसे पहले राणा या महाराणा की उपाधि सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? मेवाड़ के शासक हमीर ने। तो हमीर का जो हम काल मान के चलते हैं 1326 से 1364। हमीर के बारे में क्या प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हमीर, हमीर किसका पुत्र था? तो ये हरि सिंह का, सिसोदा के सामंत हरि सिंह का पुत्र था। सिसोदा की सामंत जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण में अपने पुत्रों सहित जान दी थी, लक्ष्मण सिंह, उसका पुत्र था कौन? हमीर, और हरि सिंह का पुत्र था। अब हमीर क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमीर ने मालदेव चौहान के पुत्र बनवीर से दुर्ग अब हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग छीना किनसे? मालदेव मुचवाला, मालदेव सोनगरा, उसका पुत्र था कौन? बनवीर, उससे छीना। कब? 1326 ईस्वी में। कब छीना? 1326 ईस्वी में। अब क्या खास बात है इसके बारे में, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो उपाधियां, उपनाम, छीन करके मुक्त करवा दिया, गुइलों की दोबारा से गुइलों का शासन स्थापित कर दिया। ये कांका जागीरदार था, सामंत था, सिसोदा, सिसोदा गांव के सामंत थे ये, और उसी के आधार पर इनके नाम क्या लगता है? सिसोदा। तो सिसोदिया राजवंश ओब्लिक साम्राज्य का संस्थापक। किसने गुइलों की नई सिसोदिया शाखा की स्थापना की? हमीर ने की। अब
राणा पब्लिक महाराणा, राणा या महाराणा की उपाधि का प्रारंभ किसने किया? राणा हमीर ने किया। रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। और ये चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्होंने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या किया? अन्नपूर्णा माता मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया। किसमें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अन्नपूर्णा माता जो अग्नि बड़बड़ी माता के नाम से भी जानी जाती है। और ये क्या है? ग्वालों की इष्ट देवी। किस रूप में प्रसिद्ध है? ग्वालों की इष्ट देवी के रूप में प्रसिद्ध है। कुलदेवी कौन सी है? कुलदेवी कौन सी है? बाण माता। तो बाण माता का मंदिर भी इसने वहां बनवाया था। इसके बाद में बात करते हैं चित्तौड़गढ़। ये हमीर से उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह तक क्या रहा? राजधानी। मेवाड़ राज्य की राजधानी रहा चित्तौड़गढ़। हमीर से लेकर के किस तक? महाराणा उदय सिंह तक। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी 1559 में। उसके बाद में राजधानी बनाते उदयपुर को। उसके बाद में उदयपुर राज्य के नाम से जाना जाता है मेवाड़ राज्य। चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले राजधानी बनाया था किसने? जैत्र सिंह ने। मेवाड़ की जो प्राचीन राजधानी कहलाती है वो क्या कहलाती है? नागदा कहलाती है। तो ये हमने बात की हमीर के बारे में। अब हमीर के बारे में और भी बातें हैं, तो हम बात करते हैं हमीर की और बातें कि विषम घाटी पंचानन। विषम परिस्थितियों में या युद्ध के मैदान में शेर की तरह परीक्षा में पूछा जा सकता है। विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? किसको? हमीर को। और ये जो है ना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये जो है कि नहीं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसमें इसकी उपाधि मिलती है। कुंभा ने इतिहास लिखवाया था, तो एक तरीके से कुंभा ने कहा किसको? हमीर को विषम घाटी पंचानन। इसके अलावा कुंभा का जो टीका ग्रंथ था रसिक प्रिया, तो उसे रसिक प्रिया ग्रंथ में भी उपाधि मिलती है, रसिक प्रिया। इसके अलावा और कहा गया क्या? रसिक प्रिया में और मिलती क्या? वीर राजा, वीर राजा। और कर्नल टाड प्रबल हिंदू राजा। हमीर को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है? प्रबल हिंदू राजा। और क्या खास बात है कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासक था और इन्होंने सिंगोली के युद्ध में पराजित किया था किसको? दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को। सिंगोली का युद्ध इन्होंने क्या किया? दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। यानी कि मुसलमानों के से दिल्ली के सुल्तानों से जम के
मुकाबला किया और उसे पराजित किया किसने? हमीर ने। और इसी के कारण हमीर के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने मुस्लिम शासकों से जो इन्होंने मुकाबला किया उसके ऊपर कहा कि हमीर ने तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। हमीर ने तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक, पागल बादशाह कई नामों से प्रसिद्ध है। उसको जबरदस्त शिकस्त दी थी किस युद्ध में? सिंगुली के युद्ध में। तो हमीर के बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनकी बात कर ली हमने। और इनको मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ को उद्धारक भामाशाह को भी कहा जाता है। उसने आर्थिक सहयोग देकर के और प्रताप को जैकनी सहयोग देकर के मेवाड़ का उद्धार किया था। इसने महाराणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर जब मेवाड़ के ऊपर मुस्लिम सत्ता का अधिकार हो गया था उसको उखाड़ फेंका था, मेवाड़ का उद्धार किया था। इसलिए हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इसके बाद में कुछ चीज बचती नहीं है। मेरे ख्याल से हमीर के बारे में लगभग सभी बातें आ गई। इस तरीके से हम जल्दी से सिलेबस के जो राजस्थान के इतिहास है उसको पूरा कर लें। उसके बाद में हम आगे अन्य बहुत महत्वपूर्ण शासक आएंगे। अब हम एक और शासक हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह ज्यादा जानकारी नहीं है, क्षेत्र सिंह कोई खास महत्वपूर्ण शासक नहीं है, इसलिए हम उसको भी पूरा कर देते हैं। आगे फिर हम लाखा और मोकल, उसके बाद में हमारे कुंभा, राणा सांगा, उसके बाद में आपका महाराणा प्रताप, वो शासक है जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो महाराणा लाखा के बाद में अगला शासक आता है कौन? महाराणा क्षेत्र सिंह। महाराणा क्षेत्र सिंह। ज्यादा इसमें प्रश्न पूछने की जगह नहीं है, एक खाना पूर्ति के रूप में पढ़ेंगे हम। और ध्यान रखना, बहुत लोग इतिहासकार बनना चाहते हैं, ये सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं, इतिहास कोई विषय नहीं है। इसलिए कहानी किससे बहुत लंबे सारे तथ्यों के बजाय परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं उन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। तो इनका 1364 से 1382, 1364 से 1382 ईस्वी। अब क्या खास बात है इनकी? ये किसके पुत्र थे? अमीर के पुत्र, बस इतना। और क्या खास बात है इनकी? इनके बारे में कि इनके समय मालवा और जिन मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात होता है। तो मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात, मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किसके समय हुआ? क्षेत्र सिंह की समय। कैसे हुआ? तो इसका सूत्रपात ये कैसे करते हैं? इन्होंने मालवा के जो शासक थे, मालवा के शासक थे दिलावर खां गोरी, दिलावर खां गोरी को इन्होंने पराजित करके संघर्ष का सूत्रपात किया। मालवा के जो शासक थे दिलावर खां गोरी, ये दिलावर खां गोरी थे, इनको पराजित करके इस दिलावर खां गोरी को पराजित करके मेवाड़ मालवा संघर्ष के सूत्रपात किया किसने? महाराणा क्षेत्र सिंह ने। और हड़ौती केंद्र बूंदी, और बूंदी पर आक्रमण कर
बूंदी को दबाने का काम किया किसने? सबसे पहले किसने? क्षेत्र सिंह ने। किसको? बूंदी को। और उसके पुत्र आगे जाकर के मोकल की हत्या करते हैं, इसके पुत्र। ये इनके मन में भी सत्ता की दावेदारी थी, असंतुष्ट थे, तो इसके पुत्र थे पासवान पुत्र। नाम था उनका क्या? चाचा और मेरा। ये पासवान पुत्र थे किसके? क्षेत्र सिंह के। और क्षेत्र सिंह को बोलचाल की भाषा में खेता के नाम से भी जाना जाता है। आगे जाकर के ये क्या करते हैं? मोकल, महाराणा मोकल की हत्या करते हैं। ये किसकी? मोकल की हत्या करते हैं। कौन? चाचा और मेरा। और इसकी कहानी जो एक नहीं एंड कर देते हैं हम। अब 1382 में बूंदी अभियान, 1382 में बूंदी अभियान के समय इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बूंदी अभियान के समय इसकी मृत्यु हो गई। और बूंदी के शासक लाल सिंह उनसे संघर्ष करते हुए महाराणा क्षेत्र सिंह का देहांत हो गया। इस तरीके से ये हम इसको पूरा करते हैं। अगली क्लास में हम महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में कुंभा, सबसे ज्यादा प्रबल संभावना रहती कुंभा के बारे में प्रश्न आने की। तो हम आगे मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। और आप विश्वास दिलाता हूं आप कि अच्छे से अच्छा मैटर परीक्षा लगने पे प्रूव होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पढ़ने में जोर आ सकता है, तकलीफ हो सकती है, मगर तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। बड़ा काम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और बड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं, आने वाले दिनों में। तो वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।